नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं इस YouTube के निशुल्क प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपनी बात पहले से सर्वविदित है कि अपन लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सोनेट की बात अपन कर चुके हैं, एलएसी की बात कर चुके हैं। तो एक स्पेशल डिमांड ये रही कि सर क्यों ना हम ऐसा काम करें जहां पर मिक्स में आ जाए, मिसलेनियस हो जाए, विविध हो जाए। जितने भी अपने पास में लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच लगे हुए हैं, उनका मिक्स में क्यों ना एक एक्सरसाइज वहां पर किया जाए। तो शोरली वाई नॉट, डेफिनेटली अपन करने वाले हैं। तो देखिए वहां पर एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें अलग अलग जो है उनका किसी का एक किसी का दो इस तरीके से सवाल आपके डाले हुए हैं। और उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आप इस क्लास को भी इंजॉय करने वाले हैं। चलिए अपने पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अलिटरेशन? एलिटरेशन के मायने होते हैं जो अनुप्रास अलंकार होता है। तो हिंदी भाषा में जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह कहा जाता है कि वर्णों की आवृत्ति, ठीक ठाक कहा जाता है। लेकिन जब आप इंग्लिश में देखें तो इसमें केवल और केवल वर्णों की आवृत्ति नहीं है, बल्कि एक्चुअल में जो आपका रेपिटेशन है या फिर पुनरावृत्ति आपकी होती है ना, वो चीज कैसी है आपकी वहां पर? लेटस की बजाय साउंड्स की होनी चाहिए। साउंड्स का मतलब आपका ध्वनियों की होनी चाहिए। और यहां पर जो साउंड्स का रेपिटेशन है वो मेनली अपन देखते हैं कहां होता है? एट द बिगिनिंग होता है। एट द बिगिनिंग का मतलब बिल्कुल शुरुआत में होना चाहिए। कहां पर? आपके शब्दों के होना चाहिए। मे बी अ वाउल साउंड और मे बी अ कॉन्सोनेंट साउंड, स्वर ध्वनि का हो सकता है और व्यंजन ध्वनि का हो सकता है। तो अब आप इसमें से अलग अलग चीजें काटते चलिएगा। जैसे सीधे मैं दूसरे ऑप्शन पे आता हूं, कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। जब लाइक और एज नामक शब्दों का प्रयोग करते हुए आप तुलना करते हैं तो यह पैटर्न जाता है सिमिली में। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, तो यह हमें नहीं चाहिए। फिर अगला, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स, केवल और केवल स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति, लेकिन वो शब्द में कहां होती है इसका पता नहीं है। अगर शब्द के बीच में हो जाए तो वो असोनेंस कहलाता है, वो अकेला एलिटरेशन नहीं बनेगा। और फिर गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मानवीय जो विशेषताएं होती हैं उन्हें आप गैर मानवीय जो चीजें उनको वहां पर दे देते हैं। तो ये चीजें पर्सोनिफिकेशन में आता है, मानवीकरण में आता है। जैसे ये किसके करीब है? आपका असोनेंस के करीब है। और जब इसकी अपन बात पढ़ते हैं तो ये किसके करीब है? आपका वहां पर पर्सोनिफिकेशन के करीब है। इस तरीके से ये डीलिंग आपको वहां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपने पास में तो क्या चाहिए था हमें? अलिटरेशन। तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शुरुआत में उसके आरंभ या प्रारंभ के अंदर जो व्यंजन ध्वनियां हैं उनकी पुनरावृत्ति किया जाना, वो किस में आता है? आपका अलिटरेशन में आता है। ठीक है, अब एक चीज ये सुनना कि आवश्यकता पड़ने पर यह चीज कॉन्सोनेंट की बजाय कहां जा सकती है? वाउल पे भी जा सकती है। अगले सवाल को पढ़िएगा, विच लिटरेरी डिवाइस यूजेस लाइक और एज, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है? लाइक का या फिर आपका एज का इस्तेमाल करता है। तो इस चीज को चेक करिएगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लाइक और एज के साथ में जो कंपैरिजन होता है वो किसका होता है? सिमिली का। तो इसमें सीधा सीधा आंसर ये रहा, बाकी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिमिली के साथ में आप एक चीज जोड़ सकते हैं, कंपैरिजन वाला, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज ए मेटाफोर, एक रूपक अलंकार वहां किसे कहा जाता है? इसमें आपसे क्या पूछी गई? एक डेफिनेशन वहां पर पूछी गई है। तो गौर करना, मेटाफोर है जिसे आप हिंदी में बेटा क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। और रूपक अलंकार है वो किसके काम आता है आपका वहां पर? कंपैरिजन। कंपैरिजन के मायने क्या होते हैं? तुलना के लिए आता है। और तुलना किसमें? आपका बिटवीन टू, दो के बीच में होना चाहिए। और दोनों की दोनों चीजें कैसी हैं? अनलाइक हैं, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है? डिफरेंट है। बिल्कुल अलग अलग चीजें होनी चाहिए। और जब कंपैरिजन कर रहे हो तो किसी कॉमन पॉइंट पे लाकर करोगे। और उस कॉमन पॉइंट का कंपैरिजन करते वक्त इतना ध्यान रखना, इसमें इन शब्दों से आप बचाओगे। किससे? विदाउट द हेल्प, बिना मदद के। और किसकी मदद के बगैर? बताओ, देखें आपका जहां पर अपने पास में टर्म क्या है? लाइक और एज, इनके बगैर जब आप कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन
करते वक्त वहां पर यह चीज आपको कही जाती है कि आप सीधा सीधा दो ऑब्जेक्ट्स में, दो आइटम्स में, दो कंटेंट्स में एक कॉमन पॉइंट ढूंढें जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और फिर उसमें ऐसा ढूंढकर कंपेयर करने का काम करते हैं, उसे मेटाफोर कहा जाता है। तो ये कंपैरिजन क्या है? डायरेक्टली है ना। मेटाफोर क्या होता है? x इज इक्वल टू y होता है। तो यहां प्रत्यक्ष तुलना आती है, बिना इन शब्दों के लाइक और एज का वहां कोई यूज नहीं होता है। यह मेटाफोर है। लेकिन बाकी समझिए क्या है? गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू ऑब्जेक्ट्स, मानवीय गुण और विशेषताएं किसी आप इन एनिमेट या नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग को देते हैं, यह पर्सोनिफिकेशन में आता है। रेपिटेशन ऑफ साउंड्स है, या तो एलिटरेशन में जाएगा, या असोनेंस में जाएगा, या कॉन्सोनेंस में जाएगा। फिर अगला कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, तो ये आपका वहां पर सिमिली में जाएगा। ये अपना अगला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट पे आ जाए आपका क्वेश्चन नंबर 4। विच डिवाइस गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स? निम्नांकित में से कौन सा लिटरेरी डिवाइस अपना ऐसा है जो कि मानवीय गुणवत्ताएं हैं वो गैर मानवीय चीजों के अंदर डालता है? जब आपका ह्यूमन ट्रेट नॉन ह्यूमन में डाला जाता है, इस प्रोसेस को अपन पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बड़े ही शॉर्ट में समझाया था। अब इस चीज को एक बार रिपीट करते चलें। सिमिली में कंपैरिजन होता है जो सो लाइक एज के माध्यम से होता है। एलिटरेशन में साउंड का रेपिटेशन होता है। मेटाफोर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन विदाउट सो लाइक एज, सो लाइक एज का यूज वहां पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज असोनेंस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला भी है, अगर आप मेरे पीछे वाली चीजों पे फोकस करते चलोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। असोनेंस मेनली कहां होता है? एक्चुअल में असोनेंस में भी क्या होता है? रेपिटेशन है। रेपिटेशन के मायने क्या है? पुनरावृत्ति है। और रेपिटेशन है किसका? बताओ। देखिए आपका वहां पर वाउल साउंड्स का है। और ये वाउल साउंड्स कहां आपका? ये स्पेशली देखना, एट द बिगिनिंग नहीं होगा, विद इन द वर्ड्स होगा, शब्दों के अंदर आपका वहां होना चाहिए। ठीक है, तब इसमें क्या कहलाएगा? आपका असोनेंस कहलाएगा। तो अगले ने ये कहा कि रेपिटेशन तो है, और है किसका? वाउल का, नहीं कंसोनेंट का। यहां कट गया ना। ठीक है। और दूसरी बात, स्टार्ट ऑफ वर्ड्स नहीं होता है, कहां होता है? मिड में या फिर विद इन होना चाहिए। फिर गौर करना, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स या तो सिमिली होता है या फिर मेटाफोर होता है। और फिर एक लिखा है एन एक्सैजरेशन। एक्सैजरेशन के मायने हैं अतिशयोक्ति, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं? हाइपरबली। इसका एक वर्ड ये लिया जाएगा जिसे अपन क्या पढ़ते हैं आपका वहां पर? हाइपरबोल नहीं, हाइपरबली, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है एक्सैजरेशन वाला या कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स वाला, ये बिल्कुल हटकर है। ऊपर वाला थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ गया और प्लस में स्टार्टअप वर्ड्स आ गया। तो मेनली अपने पास में यहां पर टर्म कौन सा है? रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स विद इन वर्ड्स वाला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आप बेटा 6 पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द डिवाइस Sally sells seashells by the seashore। यहां पर एक सेंटेंस आपको दिया गया और उसमें अगला यह पूछना चाहता है कि इस एग्जाम्पल में कौन सा लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस है। तो आप ध्यान देंगे तो यहां पर गौर करना, यहां से साउंड है, यहां से साउंड है, यहां से साउंड है, यहां से साउंड है। अगर इनको आप चेक करते हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं और कहां हो रहे हैं? आपका वर्ड्स के स्टार्ट में हो रहे हैं। तो इसे किसका नाम दिया जाएगा? एलिटरेशन का नाम दिया जाएगा। अगर आप असोनेंस का बात करते हैं तो वहां पर क्या है? आपका वाउल साउंड्स विद इन द वर्ड्स होना चाहिए। सिमिली में कंपैरिजन होना चाहिए जो सो लाइक एज के थ्रू होता है। और मेटाफोर में जो कंपैरिजन है वो कैसा है आपका? विदाउट सो लाइक एज के है। क्वेश्चन नंबर आपका 7। आइडेंटिफाई द डिवाइस द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द स्काई। यहां अगले ने कहा, सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस विशेष में क्या करना? आपको लिटरेरी डिवाइस छांटना है। तो अगले का दिया हुआ टर्म क्या है? स्टार्स। स्टार्स का मतलब जो तारे हैं। ठीक है। ग्रह नक्षत्र में नक्षत्र की बात अपन करेंगे। नाचने लगे आमोद प्रमोद के साथ में, खुशी खुशी, कहां पर? इन द स्काई, मतलब आसमान के अंदर या फिर आकाश के अंदर। ये जो चीजें आपको दी तो इसको आपको चेक
करना है। यहां कौन सा लिटरेरी टर्म आएगा? तो पहली बात, सिमिली नहीं होगा, सव लाइक एज नहीं है ना इसमें। एलिटरेशन, शुरुआती जो वर्ड्स की साउंड्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं। यहां कोई कंपैरिजन नहीं है, मेटाफोर की जगह नहीं। तो आंसर तो मेरा पर्सोनिफिकेशन बना, लेकिन कारण सही जानना कैसे? स्टार्स मेरे पास में क्या है? नॉन ह्यूमन है। एनएच का मतलब नॉन ह्यूमन है, और यहां पर डांस करना ये मेरा ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मानवीय गुण है। तो मैंने इस मानवीय गुण को गैर मानवीय ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच किया, ये वाला एक्टिविटी इसमें करने की कोशिश की, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, मानवीकरण वहां पर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में वहां पर आपका एक ग्लास है, और मैं ये कहूं कि ग्लास पानी पी रहा है, तो ग्लास में तो पानी है। अब ग्लास नॉन ह्यूमन है, पानी पीना क्या है? आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो ये मैंने इसे दे दिया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आपका पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा, पर्सोनिफाई करना कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द डिवाइस हर आईज वर लाइक स्पार्कलिंग डायमंड्स। आपके पास एक पंक्ति है कि उसकी आंखें चमकते हुए हीरो के माफिक थी। तो यहां सुनना जरा, अपने पास में सीधा सीधा आंसर पड़ा है। कंपैरिजन है किसके साथ? लाइक के साथ है। किसका? उसकी आंखों का कंपैरिजन है, और किससे है? स्पार्कलिंग डायमंड से है। ये दो डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कंपेयर किया गया शाइनिंग के मटेरियल को लेकर। कौन से वर्ड की हेल्प से? लाइक की हेल्प से। तो ये किस में जाएगा बेटा? सिमिली में जाएगा। यहां से मेटाफोर होता तो लाइक नहीं आता, एलिटरेशन होता तो वर्ड्स के स्टार्ट वाला जो साउंड है वो मैच होता, असोनेंस होता तो आपका वाउल साउंड्स आपका विद इन द वर्ड्स क्या होता? मैच होता। क्वेश्चन नंबर आप 9 पे चले आए आपका वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आइडेंटिफाई द डिवाइस ही इज ए शाइनिंग स्टार इन द क्लासरूम। वह कक्ष में एक चमकता हुआ सितारा है। तो आप गौर करें, यहां कंपैरिजन है किसका? ही का कंपैरिजन किससे है? शाइनिंग स्टार से है। मैं अगर इसे x मानता हूं तो इसे y मानूंगा। x इज इक्वल टू y। ही स्टार है और स्टार आपका ही है। अब कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन जो कंपैरिजन आपने किया ना, कंपैरिजन के अंदर अपने पास में सो लाइक एज ऐसे शब्द नहीं है ना, इस वजह से मैं इन चीजों को यहां से हटाऊंगा। कौन सा बताओ? सिमिली को। फिर अगली बात, अलिटरेशन, शुरुआती जो आपके वर्ड्स के साउंड्स हैं वो मैच होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें सीधा सीधा कंपैरिजन बिना सव लाइक एज के होता है। वो बेटा जी किस में होता है? मेटाफोर में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द डिवाइस। आपको इस डिवाइस को पता करना है, लिटरेरी डिवाइस को, कि कौन सा अलंकार इसमें यूज किया गया है। अपन शॉर्ट में चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं ले रहे ताकि अपना टाइम कंज्यूम ना हो। द केट्स पर वॉज एज सॉफ्ट एज सिल्क। केट है, उसका जो प है वो उतना वहां पर सॉफ्ट है जितना क्या माना गया? बताओ आपका सिल्क या फिर रेशम कहा गया। तो पहली बात तो आप यही चेक कर लें कि इसमें अपने पास में एक वर्ड आया है, इसको आपके लिए जानना काफी जरूरी है, बेहद जरूरी है। और वर्ड आपका वहां पर क्या है? प। ठीक है, प क्या होता है आपका? जब आप किसी भी बिल्ली वगैरह की आवाज सुनते हैं, जिससे आप म्याऊं कह देते हैं, घुर घुर जैसी आवाज बोल देते हैं, वो सारी किस में आती है? प में आती है। और दूसरी बात एक और है, उसकी सॉफ्टनेस को, उसकी मुलायमता, उसकी कोमलता है, उसको इंडिकेट करने के लिए यहां पर बताया गया। तो सिंपली इतना सा देख लो आपका कि कैट्स का अपोस्ट्रोफी में पर दिया हुआ है, तो ये जो पर है इसका अगर मैं इंग्लिश में लिखवाऊं तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपके पास में पेन है तो वो आप ले लीजिएगा। कई बार आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई भी आपसे पूछता है तो आप वहां नहीं बता पाते कि व्हाट डू यू मीन बाय कैट्स पर। कैट्स पर का जो मीनिंग है वो वहां पर होता क्या है? तो कैट्स पर है वो क्या होता है? जब उसका कंटेंटमेंट आता है, स्ट्रेस आता है, पेन आता है, ठीक है, उन चीजों को अपन क्या कह सकते हैं? आपका कैट का पर कहा जा सकता है। जब उसका खाना खाना होता है, जब उसका इधर उधर रिलैक्स होना होता है, जब उसका एनवायरमेंट है, माहौल है, उसमें हल्का सा कंफर्टेबल जोन में आना होता है, वो उसे अपन क्या कहेंगे? आपका पर कहेंगे। अब इन चीजों को जब आप हिंदी में लेते हो ना, तो हिंदी में लेने का मतलब क्या है? जब बिल्ली हल्का सा सॉफ्ट अंदाज में क्या करती है? म्याऊ का साउंड देती है, म्यूइंग साउंड आपका देती है, वो किस में आता है? पर में। तो उसका साउंड इतना सॉफ्ट रहा है जितना कि क्या है? सिल्क है। तो कैट्स पर का कंपैरिजन आपने किससे किया? सिल्क से किया। और किसकी मदद से किया? बताओ आपका एजेस की मदद से किया। तो वहां वाले पार्ट में दो दो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
उनमें कंपैरिजन किया गया और कंपैरिजन करने का जो हेल्प हुआ है वो हेल्प किसके माध्यम से हुआ बताओ आपका एज के माध्यम से हुआ है। तो इसमें अलिटरेशन के लिए कोई जगह नहीं है। अलिटरेशन कब होता, जब यहां इस हिस्से में किसी भी वर्ड को आप देखते हैं उसका सेम साउंड दूसरे वाले वर्ड के शुरुआती सेम साउंड से मिलता नहीं है। इसमें नॉन ह्यूमन को आपने ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं दिया है। वर्ड्स के मिडल में बीचों बीच में आपका वाउल साउंड है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बढ़िया तरीका ढूंढने का ये रहा कौन सा, एज वाला और इन दोनों का कंपैरिजन। आंसर कौन सा है, सिमिली है। अगली बात पे आए, आइडेंटिफाई द डिवाइस द लाइट ऑफ द फायर इज ए साइट टू इंस्पायर। यहां क्या बोला अगले ने कि जो अग्नि की रोशनी है, आग की रोशनी है, वह हमें प्रेरित करने वाली है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा देने वाली है, एक ऐसा दृश्य जो हमें वहां मोटिवेट करता रहता है। इसमें अगले ने क्या पूछा, बहुत अच्छा सवाल रहेगा। पहली बात तो इसमें कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं, कहीं पर भी तुलना नहीं है। तुलना नहीं है ना तो अपन मेटाफोर को काट देंगे, ठीक है। फिर इसके शुरुआती जो वर्ड्स के शुरुआती साउंड है वो मैच नहीं कर रहे, चेक कर लीजिए आप, तो वहां पर इसमें अलिटरेशन नहीं है। इसमें नॉन ह्यूमन में ह्यूमन क्वालिटी नहीं डाली गई है, तो पर्सोनिफिकेशन नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपको तो आता, आपने बड़ा जल्दी से निकाल दिया कि असोनेंस है, अब हमें कैसे पता चले। तो गौर करना बेटा जी, यहां पर जो साउंड है वो कैसा है बताओ, आपका लाइट है। यहां पर साउंड देखो कौन सा है आपका, इसका शुद्ध उच्चारण में आपको करके बताता हूं, ये फायर नहीं होता है, फायर। फायर पुष्पा देखी होगी ना आप लोगों ने, तो पुष्पा में क्या था आपका, वहां पर क्या कहा गया था आपका, क्या बोला अगले ने कि फ्लावर समझी है क्या, फायर हमें, ऐसा कुछ आया। तो वहां पर जो फ्ला है उसका भी फोनेटिक अच्छा है, आपका फाई का भी फोनेटिक अच्छा है। इस बार ग्रेड 2 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर लगा आपका सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट का, उसमें FLOWER फ्ला है, उसका क्या पूछा गया, फोनेटिक पूछा गया था। तो आपके सिलेबस में भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। जैसे लाइट को अपन लिखते हैं तो लाइक दैट ऐसा आएगा आपका वहां पर, और फायर को अपन लिखते हैं तो फायर का वहां पर इस तरीके से ये लिया जाएगा। अब आप गौर करें, इसके अंदर भी साउंड किसका है, आपका आई का साउंड है, और इसके अंदर भी साउंड किसका बताओ, आपका आई का साउंड। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा, कौन सा, फायर, ये इसमें शुद्ध उच्चारण नहीं है। फिर अगली बात पे आए, आपका कौन सा, साइट, तो इसमें भी आप गौर करें क्या साउंड है, आई का। फिर यहां पर इंस्पायर, इसमें भी गौर करें साउंड किसका है, आई का। फोनेटिकली अगर मैं ट्रांसक्राइब करूं तो इसका वहां पर मेरे पास सिंबल ये रहेगा कौन सा, आई, इस तरीके से लिया जाएगा। द लाइट ऑफ द फायर इज ए साइट टू इंस्पायर, इस तरीके से बोला जाएगा। तो इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन है वो ये रहेगी कौन सा, आपका असोनेंस। वाउल साउंड है, वर्ड्स के विद इन आपका मैच करता है, तो उसे अपन असोनेंस का नाम दिया करते हैं। इनका फोनेटिक बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। फोनेटिक की मैं क्लास लेकर आपके पास में आऊंगा, तब इजीली आपको वहां पर समझा भी दूंगा। अगले पार्ट में आए, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस आपको छांटना है। कौन सा सवाल आपका, द विंड हाउल्ड इन द नाइट, कि जो हवा है वो होल करने लगी। होल वहां पर एक ऐसा आवाज है जो थोड़ा गुर्राने से संबंधित होता है, चीखने से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं हल्की सी भर्राई हुई आवाज से संबंधित होता है। तो यह कहा कि हवा है वो वहां पर अलग अलग आवाजें निकालने लगी, ऐसी आवाजें, चीख भरी आवाजें जो कि मनुष्य की होती हैं रात्रि के समय में। तो विंड मेरे पास में नॉन ह्यूमन है, और ये होलिंग जो साउंड है वो किसका है, ह्यूमन का एट्रीब्यूट है। जब ह्यूमन एट्रीब्यूट आप किसको दे देते हैं, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता बताओ आपका, वहां पर पर्सोनिफिकेशन या फिर मानवीकरण का नाम उसे दिया जाता है। इसमें कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन सो लाइक एज के साथ नहीं है। इसमें कहीं पर भी शब्दों की शुरुआती साउंड है जो स्पेशली कॉन्सोनेंट है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, पर्सोनिफिकेशन से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द डिवाइस लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। ऐसे वर्ड बेटा आपको आनी चाहिए, कौन सा, रोलर कोस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। रोलर कोस्टर को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, आपका घुमावदार ट्रैक पर कारों की ट्रेन को गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व के जरिए चलाने का जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है, रोलर कोस्टर कहा जाता है। जड़त्व का संयोजन भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है, किसमें, फिजिक्स के अंदर, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान के अंदर कहा जाता है। जब वो चीजें अटैचमेंट में आती हैं और उसी के सहारे सारे का उसे घुमाया भी जाता है। मेले वगैरह में ये चीज आप काफी देख पाते हैं। हमें इतना डीप में नहीं जाना था, आप एक बार चेक ये करें। लाइफ है, लाइफ को क्या बताया, रोलर कोस्टर बताया। तो ये मेरे पास में एक्स है,
ये मेरे पास में क्या है, y है, x इज इक्वल टू y, x है उसका कंपैरिजन y के साथ हो रहा है, y का कंपैरिजन x के साथ हो रहा है, दोनों को बिल्कुल इक्वल बता दिया गया बिना सव लाइक एज के। अगर आप सव लाइक एज के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये सिमिली होता, इसमें नॉन ह्यूमन को ह्यूमन ऐसा कुछ नहीं बनाया गया, इसमें वर्ड्स के बीचों बीच में वाउल साउंड का रेपिटेशन नहीं दिया गया, तो अपना आंसर कौन सा बताओ, आपका मेटाफोर है, रूपक अलंकार से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द डिवाइस, अलंकार आपको इसमें छांटना है, ब्राइट बबल्स बस्ट ब्रिस्कली, ब्राइट बबल्स बस्ट ब्रिस्कली, इसको पढ़ते इजीली आपको अंदाजा हो गया होगा। यहां शुरू में मेरे पास में साउंड क्या है आपका, बै का, देखो फोनेटिकली ऐसा लिखा जाएगा ना, यहां पर भी बै का साउंड है, फोनेटिकली ऐसा लिखा जाएगा, यहां पर भी आपका बै का साउंड है, फोनेटिकली ऐसा लिखा जाएगा, यहां पर भी आपका बै का साउंड है, फोनेटिकली ऐसा लिखा जाएगा। तो इसमें साउंड का रेपिटेशन है, कौन से साउंड का, वहां पर आपका बै साउंड का रेपिटेशन इसमें देखने को मिलता है, और वो भी वर्ड्स के स्टार्ट में देखने को मिलता है। तो बताओ ये किसमें चला जाएगा, आपका वहां पर एलिटरेशन में चला जाएगा। यहां से बाकी चीजें हट जाती हैं, सव लाइक एज के साथ कंपैरिजन नहीं है, इसमें वर्ड्स के बीचों बीच वाउल साउंड का रेपिटेशन नहीं है, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द डिवाइस, द साइलेंस वॉज डेफनिंग, फिर बोल रहा हूं आपका, द साइलेंस वॉज डेफनिंग। अगर इसको आप पढ़ते हैं, अगले ने कहा है कि जो चुप्पी है वो कैसी है, वहां पर आपका बहरा बना देने वाली थी, मतलब डेफनिंग कौन है आपका, वहां पर चुप्पी है। तो पहली बात तो डेफनिंग है उसका वर्ड आपको पता होना चाहिए कि डेफनिंग अपन किसे कहेंगे, कि चुप्पी कैसी है, गगन भेदी थी, या चुप्पी कैसी आपका वहां पर बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर आपको परेशान करने वाली थी, या फिर आपको तड़पाने वाली थी, आप नहीं चाहते थे कि ऐसा चुप कोई रहे, लेकिन वो शख्स आपके सामने चुप रहा, आपका रिस्पॉन्स या प्रत्युत्तर उसने देना उचित नहीं समझा। तो यहां जो द साइलेंस है, द साइलेंस यहां पर कैसा बताओ आपका, वहां पर सीधा सीधा एक्स में लेकर चलूं, और डेफनिंग का नेचर हो किस में लेकर चलूं, आपका वाई में लेकर चलूं, और कंपैरिजन हुआ है बिना सव लाइक एज के, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, आपका मेटाफोर कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं डेफनिंग, ठीक है, जो वहां पर आपको परेशान करने वाला है उस तरीके से लूं, तो ये मेरे पास में ह्यूमन एट्रीब्यूट हो जाता है, और ये मेरे पास में वहां पर क्या है, नॉन ह्यूमन है। उस हिसाब से यहां क्या होना चाहिए, पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं स्लाइट पर्सोनिफिकेशन की तरफ अपने को लेकर चलता है। ऐसा सवाल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जहां लगे कि यहां पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है और मेटाफोर, तो मेटाफोर आपका एक अम्ब्रेला मेथड है, इसके अंदर से ही पर्सोनिफिकेशन निकला है, इसी के अंदर से आपका सिमिली वहां पर निकला है। तो इन दोनों में जो पहली प्राथमिकता मुझे देनी है वो किसको देनी है, मेटाफोर को देनी है, यहां पर पर्सोनिफिकेशन को मुझे दूसरी प्राथमिकता देनी है। अगर मान लीजिए मेरे पास में मेटाफोर नहीं होता है तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। अगले पार्ट पे लो, विच डिवाइस फोकसेस ऑन रिपीटिंग वाउल साउंड्स, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा डिवाइस है, लिटरेट डिवाइस है, जो कि वाउल साउंड्स हैं उन पर फोकस करता है। तो पहली बात तो ये बताओ, अपने पास ये दो चीजें हट जाएंगी ना, कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन हट गया, रेपिटेशन नहीं है, रेपिटेशन अलिटरेशन में होता है, वर्ड्स के स्टार्ट में होता है, असोनेंस में रेपिटेशन होता है, वाउल साउंड्स का होता है, वर्ड्स के विद इन होता है, अंदर होता है। तो यहां इन दोनों में आपको लगता है कि सीधा असोनेंस कर दें, बिल्कुल आप कर दो, लेकिन एलिटरेशन में ध्यान रखना, एलिटरेशन की संतान के रूप में असोनेंस और कॉन्सोनेंस को समझा जाता है। इस हालात में आपको करना क्या है, अगर पहले आपके पास में असोनेंस दिया हुआ है और केवल वाउल साउंड पूछा गया तो यही करिएगा, नहीं है तो इसकी पूर्ति ऑटोमेटिकली कौन करेगा, एलिटरेशन। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि वाउल साउंड्स कहां है, आपका विद इन है, विद इन द वर्ड्स है ना, तब ये डेफिनेशन क्या होती है, आपकी क्लियर होती है। उससे पहले ये डेफिनेशन आपकी क्लियर वहां पर मानी नहीं जाती है, ये नजदीक चली जाती है किसके, एलिटरेशन के। लेकिन हाल ही में जो हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया, इसके अकॉर्डिंग पहली प्राथमिकता किसकी रहेगी, आपकी असोनेंस की। क्वेश्चन नंबर आपका 17, विच फ्रेज, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा वाक्यांश है, इज एन एग्जाम्पल,
जो कि उदाहरण है किसका, अपसोनिफिकेशन, मानवीकरण का उदाहरण है। तो मानवीकरण के उदाहरण का मतलब नॉन ह्यूमन के अंदर आपको ह्यूमन एट्रीब्यूट डालना होता है जी। तो यहां चेक करना, पहले क्या कहा आपका वहां पर, द रिवर, जो नदी है, तो नदी कैसा है, नॉन ह्यूमन। रेन, दौड़ने लगी, मतलब उसमें वो प्रवाह आया, बहाव आया, कैसा, गुस्से के साथ में, आक्रोश के साथ में। तो यहां पर ये कैसा है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। अब नॉन ह्यूमन में आपने ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन मिलता है। अगला, हर आईज आर स्टार्स, उसकी आंखें हैं वो तारों जैसी हैं आपका। तो ये एक्स में है, ये आपका वाई में है, एक्स इज इक्वल टू वाई, कंपेरिजन हुआ है, विदाउट सव लाइक एज हुआ है। तो इसमें मेरा सेंस किस में चला जाएगा, आपका मेटाफोर में चला जाएगा। फिर शी सैंग लाइक एन एंजल, उस लड़की ने गाना गाया ठीक वैसे जैसे कोई परी गाती है। तो यहां पर कंपैरिजन हुआ है, लाइक की मदद से हुआ है, शी का कंपैरिजन एंजल से ऐसा हुआ है। तो इसे अपन लिटरेरी डिवाइस में किसका नाम देते हैं, आपका सिमिली का नाम देते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स, अगर इसकी बात करते हैं, शुरू में पे साउंड, पे साउंड, पे साउंड, पे साउंड, वर्ड्स के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हुआ है। और इसे मैं लिटरेरी डिवाइस में पढ़ना चाहूं तो इसे क्या पढ़ूंगा, वहां पर एलिटेरेशन पढ़ूंगा, अनुप्रास अलंकार का नाम वहां पर दे दूंगा। तो मेरे पास पर्सोनिफिकेशन का काम कौन सा करेगा, पहला जिसमें नॉन ह्यूमन है उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट आपका डाला गया। अब आप गौर करें, सवाल को निकाल रहे हैं ना, तो चारों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कौन से लिटरेरी डिवाइस को बताता है। तो आपका परीक्षा में सवाल गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिवाइस डज नॉट यूज लाइक और एज, निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसमें आपका वहां पर लाइक और एज यूज नहीं होता है। प्रॉपर वे में बेटा ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा वहां पर गौर करना, प्रॉपर वे में फ्रेम क्यों नहीं हुआ। हम ये कहेंगे कि सिमिली है, सिमिली में सब लाइक का वहां पर यूज हो जाता है, एज का यूज हो जाता है। अब आप मना करेंगे कि मेटाफोर उसमें सव लाइक नहीं आता है, एज नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एलिटेरेशन में भी तो आना जरूरी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन में भी तो आना जरूरी नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एलिटेरेशन और पर्सोनिफिकेशन साइडर इशू है आपके, मेन जो इशू है वो सिमिली और मेटाफोर के हिसाब से है। तो यहां ऐसा बोला जा सकता है। आप इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, विच डिवाइस डज नॉट यूज लाइक और एज इन डूइंग कंपेरिजन, तुलना करने में। अगर ये जोड़ देते हैं तो अपना आंसर डेफिनेटली यहां आता है, कहीं पर हमें कंफ्यूज नहीं करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिएगा, द रूम वॉज एज कोल्ड एज आइस, कमरा इतना ठंडा था जितना कि वहां पर बर्फ मानी जा सकती है। तो तुलना चेक कर लीजिए, यहां पर रूम की तुलना किससे बताओ, आपका आइस से है। किस आधार पर, कोल्ड के आधार पर। मदद इसमें कौन कर रहा है, एज कर रहा है। तो ये सीधा किसमें चला जाएगा, सिमिली में जाएगा। यहां से मेटाफोर से, पर्सोनिफिकेशन से और असोनेंस, इनसे हमारा कोई ताल्लुकात या मतलब नहीं रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि यहां रूम को उन्होंने क्या बताया, कोल्ड बताया, उतना कोल्ड बताया जितना क्या होता है आपका आइस होता है। तो यहां पर कौन सा डिवाइस यूज हुआ आपका, सिमिली, किसकी वजह से, कंपैरिजन रूम और आइस में है, और किसके कहने से बताओ आपका वहां पर कोल्ड के नेचर में एज के साथ से है। क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिएगा, द इंजन कॉफ्ड एंड स्प्लटर्ड टू लाइफ, व्हाट इज दिस, मतलब इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल पढ़ा ना बेटा, यहां पर अपने पास में कफ दिया हुआ है, इसका मतलब खांसने से है। तो ये तो कैसा एट्रीब्यूट है, ह्यूमन। खांसी किसको आएगी, मनुष्य को आएगी ना यहां पर। और इंजन क्या है आपका, नॉन ह्यूमन है। तो नॉन ह्यूमन में आपने ह्यूमन एट्रीब्यूट डाल दिया। मायने क्या है, ये किसका है, पर्सोनिफिकेशन का है। तो यहां से सिमिली हटा दो, मेटाफोर हटा दो, एलिटेरेशन, ये कंपैरिजन सब लाइक एज के साथ में है, ये कंपैरिजन विदाउट सब लाइक एज के साथ में है, और ये आपके वर्ड्स के स्टार्टिंग में आने वाला वहां पर साउंड का रेपिटेशन है जो कि कॉन्सोनेंट का देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिवाइस शी इज द सनशाइन ऑफ माई लाइफ, कि वह मेरे लिए सूरज की रोशनी है या फिर वह मेरी लाइफ लाइन है। तो आप यहां चेक करेंगे, इसमें मेरे पास में जो टर्म आया, बताओ कौन सा, शी आया है, और शी का कंपैरिजन किससे हुआ, सनशाइन से हुआ। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इन दोनों को इक्वल बताया, और विदाउट सव लाइक एज, इनके बगैर बताया, कंपैरिजन किया हुआ है। तो आपका सिमिली तो तब आता ना जब सव लाइक एज होता। नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट डालते तो पर्सोनिफिकेशन आता, वर्ड्स के विद इन वाउल साउंड्स का रेपिटेशन करते तो आपका असोनेंस वहां पर लिया जाता। तो इस मसले में अपना क्या बनेगा, मेटाफोर बनेगा। मेटाफर नहीं बल्कि
मेटाफोर, इस तरीके से आपका लिया जाएगा। अगले पार्ट में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अलिटरेशन, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है जिसमें आपका अलिटरेशन यूज किया गया है। अलिटरेशन का मतलब साउंड्स का रेपिटेशन है और वर्ड्स के कहां होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए। तो पहला पढ़ना जरा, इसमें क्या है आपका कि ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, ही की तुलना ए लॉयन से की गई कि वह उतना बहादुर है जितना कि एक शेर होता है, और यहां पर गौर करना एज की मदद से है, कॉमन पॉइंट आपका ब्रेव है, तो ये जो कंपैरेटिव एस्पेक्ट है ये किसमें चला जाएगा, सिमिली में चला जाएगा। इसे बेटा थोड़ा सा गड़बड़ करके मत बोल देना, कई बार बच्चों से मैं सुनता हूं क्या कहते हैं वो आपका सिमिली, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या है आपका सिमिली। फिर है आपका वहां पर माइक मैड ए मैग्निफिशेंट मील, इसको आप चेक करते हैं तो देखिए यहां मैं साउंड है, यहां मैं साउंड है, यहां मैं साउंड है, यहां मैं साउंड है, वर्ड्स के स्टार्ट में मैं साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अलिटरेशन कहलाएगा। अगला, द रेन पोर्ड एंडलेसली, टाइम फ्लाइज क्विकली, ये अलग लिटरेरी टर्म्स वहां पर आ जाएंगे कि जो बरसात है वो अंतहीन या असीमित तरीके से अपने आप को उड़ेलती रही, अपने आप को वहां पर आगे बढ़ाती रही, कहीं ना कहीं एक्सेजरेशन या हाइपरबोली है, थोड़ा सा अपन देखते हैं तो इसमें स्लाइड पर्सोनिफिकेशन भी है। और टाइम फ्लाइज क्विकली, इसमें देखते हैं समय है, समय नॉन ह्यूमन है, फ्लाई आपका वहां पर उड़ना कैसा है बताइए, देखें एक ह्यूमन एट्रीब्यूट टाइप में है तो ये पर्सोनिफिकेशन के नजदीक जाता है। तो इन दोनों का तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, इनके स्टार्टिंग वर्ड्स का जो साउंड है या फिर वर्ड्स के स्टार्टिंग साउंड्स हैं वो वहां पर रिपीट नहीं होते हैं, तो ये चीज ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, यहां से भी और बाकी दो जगह से भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 23, फाइंड द डिवाइस द विंड प्लेड हाइड एंड सीक विद द, यहां पर हल्का सा जो वर्ड कटा है ना, उस वर्ड को आप ठीक करने की कोशिश वहां पर कर लें। यहां पर मैं दोबारा बोल रहा हूं कि द विंड प्लेड हाइड एंड सीक विद द लीव्स, ये थोड़ा सा आगे आपका बढ़ा दिया गया, इस वजह से कटा है, मैं यहां लिख देता हूं, इसे चेक करिएगा आपका वहां पर कि आप इसको कवर कर पाते हैं या नहीं। LEAVES, इस तरीके से आपका सवाल बना हुआ है। अब सुनिएगा, जो हवा है उसने हाइड और सीक का खेल खेला, लुका छिपी का खेल खेला, किसके साथ में, पत्तों के साथ में, पत्तियों के साथ में, ऐसा खेल उसने वहां पर खेला है। तो अब आप एक बार चेक करके देखना कि विंड या फिर आपका वहां पर हवा है वो कैसा है आपके पास में, नॉन ह्यूमन है, और यहां पर जो आपका प्लेड है ये कैसा एट्रीब्यूट है, ह्यूमन एट्रीब्यूट जो इसे दिया गया है। तो जब नॉन ह्यूमन को आप ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हो तो उसे अपन किसका नाम देते हैं, आपका वहां पर पर्सोनिफिकेशन का नाम दिया करते हैं। बाकी चीजें काटें तो अपन कैसे काटें वो चीज एक बार चेक करना। यहां इस टर्म में सिमिली में सब लाइक एज होना चाहिए, नहीं है ना। एलिटरेशन में शब्दों के शुरू में जो आपके कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होनी चाहिए, नहीं हुई ना। यहां कंपैरिजन होना चाहिए, सब लाइक एज के बगैर होना चाहिए, नहीं हुआ ना। तो अपना आंसर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ना, What is used in the clouds are cotton balls in the sky, ये जो सेंटेंस दिया है इसमें क्या यूज वहां पर हुआ है, कौन सा लिटरेरी टर्म आया है। तो अगले ने कहा जो क्लाउड्स या बादल हैं वो आपकी कॉटन की बनी हुई बॉल्स की भांति हैं आपका, तो यहां ये x है, यहां पर ये y है, दोनों में कंपैरिजन हुआ है, और कंपैरिजन होने के साथ में गौर करना सो लाइक एज ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये पार्ट किसमें चला जाता है, मेटाफोर में चला जाता है। सो लाइक एज होता अपन सिमिली पे आते, नॉन ह्यूमन है उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट देते, तो पर्सोनिफिकेशन पे आते, आपके वर्ड्स के भीतर वाउल साउंड्स या फिर स्वर की ध्वनियों का रेपिटेशन होता तो अपन असोनेंस में जाते। अगले सवाल पर, आइडेंटिफाई द डिवाइस, आपको फिर से लिटरेटम छांटना है। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द डार्क, जब अंधेरे का समय हुआ तो जो कुत्ता है वो वहां तेज से या फिर तेजी से या थोड़ा जोर से भौंकने लगा। एक सिंपल सा पैटर्न आपसे वहां पर पूछा गया, इसको आपको चेक करना है और थोड़ा ध्यान भी वहां पर आपका देना है कि इसके अंदर वहां पर कौन सा लिटरेरी टर्म आपको देखने को मिलता है, कहीं जल्दबाजी में आप गलती तो ना कर दें। आपका यहां चेक करना, डॉग बार्क्ड लाउडली एट द डार्क, तो एक एक काट के चलना, क्या इसमें सिमिली हो सकता है, सव लाइक एज है क्या, नहीं है, ठीक है। क्या इसमें वहां पर नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला गया, नहीं डाला गया। अब दो चीजें बची, कौन सा, असोनेंस भी बचा और आपका एलिटरेशन भी बचा। तो आपको अब ध्यान देना है कि यहां पर मेरे पास में क्या है, डैश साउंड है आपका, ठीक है। यहां वाले हिस्से में गौर करना, यहां बताओ क्या है आपका, डैश साउंड है, ठीक है।
अब आप अगली बात ये चेक करना, जैसे बाग्ड आप लेते हैं तो बाग्ड में बताओ क्या है आपका आ साउंड है, और उस आ साउंड को मैं इस तरीके से लिखूंगा, यहां डार्क में मिलूंगा तो यहां पर भी मेरे पास में क्या बताओ, देखें आपका आ साउंड है, और ये जो आ साउंड है ये यहां पर डार्क में मिलता है। तो दो दो प्रकार के साउंड आपको मैच करते हुए मिल रहे हैं। पहला यहां पर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है जो शब्दों के शुरू में है, फिर आपका वाउल साउंड है जो शब्दों के बीच में है। तो शब्दों के बीच में वाउल साउंड आने का मतलब यहां असोनेंस होना चाहिए, और शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना किसमें आना चाहिए, अलिटरेशन में। फिर यहां प्रायोरिटी का, प्रेफरेंस का सवाल बन गया, अगर दोनों आ जाते हैं तो मैं वरीयता किसको देनी है, तो असोनेंस वो अलिटरेशन की संतान मानी जाती है, इसलिए पहली प्राथमिकता अलिटरेशन की होगी, और उसके बाद में अपन किस पे जाते हैं, असोनेंस। अगर इसमें मेरे पास में अलिटरेशन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली मैं कहां जाता, बताओ आपका असोनेंस पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, विच डिवाइस इज यूज्ड इन हर वॉइस वाज अ मेलोडी दैट लिंगर। लिंग, ये लिंग अकेला नहीं है, इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ बेटा, इसे ठीक करना, यहां पर लिंगर्ड टर्म इसके अंदर डाला जाएगा। ये हल्का सा यहां से कटा है तो इसको मैं दोबारा आपका लिख देता हूं। पहले इस चीज को परखना जरा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि इस सेंटेंस या इस पंक्ति के अंदर वहां पर कौन सा लिटरेरी टर्म आपका यूज किया गया है, कि उसकी जो आवाज है वो वाकई में मधुर आवाज बोली गई, जो काफी समय तक वहां पर आपका रुकी रही, काफी समय तक आपका वहां पर बनी रही। इसमें जो लास्ट में आया ना वो लिंगर नहीं है, आपका पास्ट फॉर्म के अंदर है, वर्ब के सेकंड फॉर्म के अंदर है, और उसे क्या नाम दिया जाएगा, आपका लिंगर्ड का नाम दिया जाएगा। चेक करना जरा, ये सिमिली नहीं होगा, अगर सिमिली होता तो इसके अंदर सो लाइक एज आता ना, इसमें वहां पर बीच में आपके जो वाउल साउंड है वो रिपीट नहीं हुए हैं, इसमें शुरुआत के अंदर आपका वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हुए, तो आंसर तो बड़ा इजीली निकल आया, कौन सा, मेटाफोर। लेकिन साबित करना पड़ेगा ना, हर वॉइस यहां पर मेरे पास में है, ये किसका काम कर रहा है, एक्स का, और जो ए मेलोडी है ये किसका काम कर रहा है, वाई का। दोनों में कंपैरिजन कर दिया बिना सव लाइक एज की मदद से, तो इसे क्या कहा जाएगा, आपका मेटाफोर। अगले सवाल पे आओ, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, सूर्य हमारी तरफ मुस्कुराने लगा, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। बहुत अच्छा सवाल छांटा है जिस भी बच्चे ने आपका वहां पर छांटा है। आप ही बताओ, पहली बात, मेटाफोर कोई कंपैरिजन, तुलना है क्या, नहीं है। तुलना सव लाइक एज के साथ है क्या, जब तुलना ही नहीं है तो सव लाइक एज का अपन क्या करेंगे यहां पर। अब बचे दो, कौन सा, अलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन। तो आप चेक ये करना, जो सन है वो कैसा है बेटा, आपका नॉन ह्यूमन एट्रीब्यूट है, और स्माइल करना कैसा बताओ, आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो जब अपने पास में नॉन ह्यूमन है उसके अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला जाता है, वो किस में चला जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन में। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सर आप ये कहेंगे ना कि ये सह साउंड यहां पर रिपीट हुआ है और ये सह साउंड आपका यहां पर भी रिपीट हुआ है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के स्टार्ट में रिपीट होता है तो वह आपका अलिटरेशन भी कहा जाता है। अब इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है और अब इसमें आपका अलिटरेशन भी है। तो अब आप क्या करेंगे बताओ, यहां वाले पैटर्न में पर्सोनिफिकेशन को वरीयता देंगे, किसके ऊपर, आपका अलिटरेशन के ऊपर वरीयता दी जाएगी। यहां से ये चीज हट जाती है और यहां से ये चीज आपकी अप्लाई होती है। मान लीजिए ऑप्शन में यहां पर पर्सोनिफिकेशन नहीं होता ना, तो बेटा जी आप क्या लगा देते वहां पर, अलिटरेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलें, फाइंड द डिवाइस द ग्रास वेव्ड गुड बाय इन द ब्रीज, जो घास है उसने शीतल या जो ठंडी या फिर आपका अच्छी बयार है, हवा है, उसमें अपने हाथ हिलाते हुए, अपने आप को लहराते हुए वहां पर अलविदा कहा। तो इसमें चेक करना कहां पर क्या कटेगा। पहली बात तो ये बताओ, अपने पास सिमिली है क्या कहीं पर, सो लाइक एज है क्या, नहीं है। दूसरी बात ये चेक करो, कोई कंपैरिजन या तुलना है क्या, नहीं है ना। तो जब सिमिली नहीं है, सव लाइक एज बिना कंपैरिजन वाला, आपका बिना कंपैरिजन वाला, तो दो चीज हट गई ना। इन दोनों में क्या चाहिए, आपका कंपैरेटिव चाहिए, आपका वहां पर तुलनात्मक स्थिति वहां होनी चाहिए। और शब्दों की शुरुआत के अंदर क्या होना चाहिए बताओ, आपका वहां पर साउंड का रेपिटेशन। तो गौर करो, यहां आपके पास में गै साउंड दिख रहा है, यहां पर आपके पास में क्या है, गै साउंड दिख रहा है। तो ये साउंड का रेपिटेशन अपने को लगता है किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का। शब्दों के शुरू में रेपिटेशन तो अलिटरेशन होना चाहिए, लेकिन रुको जरा, इसमें अपने पास ग्रास है, ग्रास कैसा वहां पर नॉन ह्यूमन है, और वेविंग करना, गुड बाय वेव करना, ये कैसा एट्रीब्यूट है, आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट। ह्यूमन एट्रीब्यूट आपने किस में डाला, वहां पर नॉन ह्यूमन में डाला है। तो ये चीज किसमें है, पर्सोनिफिकेशन। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि अलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन दोनों है, तो आप वरीयता किसको देंगे, पर्सोनिफिकेशन को
देंगे बजाय अलिटरेशन के। अगर अलिटरेशन आपके पास में नहीं होता ना, तब आप इसके बारे में वहां पर ध्यान देते, तो ये चीज तब होती जब पर्सोनिफिकेशन मेरे पास नहीं होता। चलिए अगले सवाल पर, आइडेंटिफाई द डिवाइस द ओशन सैंग इट्स एंशंट सॉन्ग। महासागर या महासमुद्र है, उसने क्या किया, अपना प्राचीन पुराना जो गाना है उसे गाया। तो सिंपल सा पढ़ा, इसमें कहीं सो लाइक एज नहीं है, सिमिली नहीं होगा, इसमें शब्दों के बीच में आपका वाउल साउंड रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं होगा, कहीं कोई कंपैरिजन या तुलना है ही नहीं, तो मेटाफोर नहीं होगा। बचा अपने पास पर्सोनिफिकेशन, तो जो ओशन है वो मेरे पास नॉन ह्यूमन है और ये गाना गाना ये ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ये इसे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो किसके बतौर आ जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन के बतौर लिया जाएगा। आज के लेक्चर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला सवाल देखिएगा आपका, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ असोनेंस। निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है जो आपका असोनेंस का एग्जाम्पल या उदाहरण कहा जा सकता है। तो पहले यह समझना बेटा जी, असोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स, स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति विद इन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में होनी चाहिए। तो आप चेक करो, फ्लीट ई साउंड है आपका वहां पर, ठीक है, फीट ई साउंड है आपका यहां पर, स्वीप ई साउंड है यहां पर आपका, फिर यहां पर स्लीपिंग में गौर करना, ये स्लीप में यहां पर ई साउंड है, और गीस, ये गीज नहीं बेटा गीस होता है, यहां जैनी से आता है। तो यहां आप चेक करेंगे, सब में आपको वहां पर कौन सा साउंड देखने को मिलेगा, आपका ई साउंड देखने को मिलेगा। अब ये ई साउंड क्या है, वाउल साउंड्स, और कहां है, शब्दों के भीतर है, तो इसमें क्या मिलेगा, असोनेंस। आंसर तो आ गया, लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस को काटने की कोशिश करें जरा। लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ यहां पर एक्स है, जर्नी यहां पर आपका वाई है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके इक्वल बता दिया बिना किसी आपके सो लाइक एज के। तो यहां जो अपना अलंकार है उसे कहते हैं मेटाफोर, और मेटाफोर का मतलब क्या होता है, आपका रूपक अलंकार। बेटा इसे मेटाफर मत पढ़ना, मेटा नहीं मेटर, और फार या फोर नहीं आपका वहां पर, फो खाली, फो इतना सा आपका, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसे फर भी पढ़ देते हैं, मेटाफर, जबकि मेटाफर नहीं होगा, क्या होगा, मेटाफोर। द स्टार्स शाइन्ड ब्राइटली, यहां वाले पार्ट में इसको देखते हैं दोनों को, तब तो यहां पर आपको लगता है कि अलिटरेशन, जबकि बिल्कुल नहीं है आपका, कि जो तारे हैं वो वहां पर उज्जवल तरीके से, चमकीले तरीके से, बेहतरीन रोशनी के साथ में वहां पर चमकने लगे आपका। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भाव है ना आपका, हल्का सा स्लाइट पर्सोनिफाई का भी है और साथ में एग्जेजरेट करने का भाव भी इसमें देखने को मिलेगा। फिर द थंडर रोड लाउडली, ये जो थंडर है वो आपका नॉन ह्यूमन है, और रोर करना है ये आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट देखने को मिलता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएगा। ये आज के जो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ना, थोड़ा सा फास्ट चलाऊं मैं, कभी कभी एक या दो वीडियो के अंदर आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट रखता हूं, ताकि आपको वहां पर प्रॉब्लमेटिक इशू नजर ना आए। तो मेरा मानना यह है कि जब आप इनके साथ डेली मेरे से 15 से 20 या 25 सवाल निकालते जाएं तो समस्या नहीं आएगी। आपकी एक शिकायत मेरे पास में आई कि सर आपने कल क्लास रिकॉर्ड क्यों नहीं की, तो बेटा जी रिपब्लिक डे था आपका, 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस जिसे आप कहते हैं, उस दिन सारा का सारा टेक्निकल स्टाफ है या फिर अपना जो एकेडमिक स्टाफ है या बाकी जो लोग हैं वो वहां पर कहीं ना कहीं अपना उत्सव मना रहे होते हैं, घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आपकी एक क्लास की इसकी भरपाई, जो आपका एक क्लास कम हुआ है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं करने वाला हूं। और कोशिश ये करना कि मेरे साथ टिल द एग्जामिनेशन आपको जुड़े रहना है। कुछ बच्चों के सवाल थे, सर ग्रेड 2 है उसके वीडियोस आप नहीं डालोगे क्या, तो बेटा मैंने पहले बता दिया, आपका फरवरी लास्ट तक अगर मैं आता हूं तो वहां तक आते आते आपके रीट का पूरा सोल्यूशन मैं दे चुका हूंगा। रीट वाले बच्चे सर पेडागॉजी कंप्लीट होगी, बिल्कुल कंप्लीट होगी, ठीक, या फिर आपका फोनेटिक का वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा। लिटरेट टर्म्स के वीडियोस आपके पास में आ ही रहे हैं, सर ग्रामर के वीडियोस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। हर चीज को अपन टच करेंगे, भले 30 सवाल करें, 50 सवाल करें, 100 सवाल करें, लेकिन कहते हैं ना कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। सफलता की जो आपकी कुंजी है वो धैर्य के रूप में होता है। हथेली पे सरसों नहीं उगती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला हमेशा दौड़ को जीतता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। बाय बाय दोस्तों।